पति आईसीयू में था। सास ने बहू को अस्पताल से भगा दिया। 3 दिन बाद डॉक्टर ने जो सच बताया, उससे पूरा परिवार रो पड़ा। दिल्ली के एक बड़े निजी अस्पताल के आईसीयू के बाहर रात के 2 बज रहे थे। सफेद दीवारों और मशीनों की आवाजों के बीच 32 वर्षीय निशा पिछले 18 घंटों से बिना कुछ खाए पिए बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन निगाहें अब भी आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थी, जहां उसका पति रजत जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। सुबह ऑफिस जाते समय रजत की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया था। सिर में गंभीर चोट लगी थी और डॉक्टरों ने अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण बताए थे। निशा हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी पीछे से उसकी सास सावित्री देवी की तेज आवाज सुनाई दी। बस बहुत हो गया यह नाटक। यहाँ बैठकर आंसू बहाने से मेरा बेटा ठीक नहीं होगा। निशा ने पलटकर देखा। सावित्री देवी के साथ रजत का छोटा भाई विकास और उसकी पत्नी भी खड़े थे। पिछले 7 सालों से निशा इस परिवार की बहू थी, लेकिन सावित्री देवी ने उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। उन्हें हमेशा लगता था कि रजत ने उनकी पसंद की लड़की से शादी ना करके गलती की है। हर छोटी बड़ी बात पर निशा को ताने मिलते थे, लेकिन आज स्थिति अलग थी। उसका पति आईसीयू में था। निशा ने धीमे स्वर में कहा, मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि किसी भी समय कुछ भी जानकारी आ सकती है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से भर गया। यहीं रहना चाहती हो या लोगों को दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी बड़ी पतिव्रता हो? अगर इतनी ही चिंता थी तो उसे सुबह अकेले जाने क्यों दिया? निशा चुप रही। ऐसे आरोप सुनने की उसे आदत हो चुकी थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज की हालत स्थिर है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दवाइयाँ तुरंत मंगवानी होंगी। डॉक्टर ने जो सूची दी, उसे देखकर विकास घबरा गया। कई इंजेक्शन बहुत महंगे थे। कुल खर्च लाखों में जा रहा था। सावित्री देवी ने तुरंत कहा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? निशा ने बिना एक पल गवाए कहा, आप चिंता मत कीजिए, इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। यह सुनकर सावित्री देवी भड़क गईं। कहाँ से लाओगी पैसे? तुम्हारी तो कोई नौकरी भी नहीं है। दिखावा मत करो। निशा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने फोन पर कुछ कॉल किए और अस्पताल के बिलिंग काउंटर की तरफ चली गई। अगले 2 दिन बेहद तनाव में बीते। रजत अब भी आईसीयू में था। अस्पताल का खर्च लगातार बढ़ रहा था, लेकिन हर बार जब बिलिंग विभाग कोई भुगतान मांगता, भुगतान पहले से जमा मिलता। डॉक्टरों को कोई परेशानी नहीं हुई। उधर सावित्री देवी को यह बात खटक रही थी। तीसरे दिन सुबह उन्होंने देखा कि निशा किसी से फोन पर बात कर रही थी और बार बार कह रही है, बस रजत ठीक हो जाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सावित्री देवी ने बिना पूरी बात सुने निष्कर्ष निकाल लिया कि निशा जरूर पैसों के लिए किसी से मदद मांग रही है। उनका शक और बढ़ गया। उसी दोपहर उन्होंने पूरे परिवार के सामने निशा पर आरोप लगा दिया। मुझे शुरू से इस लड़की पर भरोसा नहीं था। पता नहीं किस किस से पैसे ले रही है। हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। निशा स्तब्ध रह गई। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। विकास भी चुप रहा। तभी सावित्री देवी ने भय किया, जिसके किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने गुस्से में कहा, आज के बाद तुम इस अस्पताल में कदम नहीं रखोगी। मेरे बेटे के पास रहने का अधिकार सिर्फ परिवार को है। निशा की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, मैं उनकी पत्नी हूँ। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही सावित्री देवी ने सुरक्षा गार्ड को बुला लिया। आईसीयू के बाहर खड़े लोगों की नजरों के सामने निशा को अस्पताल से बाहर भेज दिया गया। वह रोती रही, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अस्पताल के बाहर सड़क किनारे खड़ी निशा ने आखिरी बार आईसीयू की खिड़की की तरफ देखा और चुपचाप चली गई। उधर परिवार को लग रहा था कि अब वह वापस नहीं आएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पिछले 3 दिनों में निशा ने ऐसा क्या किया है जिसकी जानकारी अभी किसी को नहीं थी। चौथे दिन सुबह रजत की हालत अचानक सुधरने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि खतरा काफी हद तक टल चुका है। यह सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया। उसी शाम अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ने सावित्री देवी से कहा, मरीज की जान बचाने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है, उससे आपको मिलना चाहिए। सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, भगवान की कृपा है डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, मैं भगवान की नहीं, इस इंसान की बात कर रहा हूँ। और सच कहूँ
तो अगर उसने समय पर फैसला ना लिया होता तो आज आपका बेटा हमारे बीच नहीं होता। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह गया। डॉक्टर ने फिर कहा, कल सुबह डिस्चार्ज की औपचारिकताओं से पहले मैं आप सबको पूरी बात बताऊंगा। मुझे लगता है कि कुछ सच्चाइयां जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। विकास ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी सच्चाई? लेकिन डॉक्टर सिर्फ इतना कहकर चले गए, जिस व्यक्ति को आपने पिछले 3 दिनों में सबसे कम समझा है, उसी ने सबसे बड़ा काम किया है। और यह सुनते ही सावित्री देवी के मन में पहली बार एक अनजाना डर पैदा हुआ, क्योंकि उन्हें अचानक अस्पताल से निकाली गई निशा की याद आ गई। अगली सुबह अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में सावित्री देवी, विकास, उसकी पत्नी, कुछ करीबी रिश्तेदार और अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद थे। रजत की हालत अब खतरे से बाहर थी, इसलिए सभी के चेहरे पर राहत थी। लेकिन डॉक्टर की पिछली बात ने सबके मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। डॉक्टर ने मेज पर एक फाइल रखी और गंभीर स्वर में कहा, आप सबको लगता है कि पिछले 3 दिनों में मरीज का इलाज सिर्फ अस्पताल ने किया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जिस महिला को आप लोगों ने अस्पताल से बाहर निकाल दिया, उसी ने आपके बेटे की जान बचाई है। सावित्री देवी का चेहरा सख्त हो गया। डॉक्टर साहब, आप शायद कुछ गलत समझ रहे हैं। डॉक्टर ने फाइल खोलते हुए कहा, नहीं, मैं पूरी तरह सच जानता हूँ। एक्सीडेंट के बाद जब रजत को यहाँ लाया गया था, तब उसकी हालत बेहद गंभीर थी। ऑपरेशन के लिए तुरंत बड़ी रकम जमा करनी थी। उस समय परिवार का कोई सदस्य अस्पताल नहीं पहुंचा था। सबसे पहले यहाँ निशा आई थी। कमरे में खामोशी छा गई। डॉक्टर ने आगे कहा, उसने बिना एक पल गवाए अपने नाम की 5 लाख की एफडी तोड़ दी। उसके बाद भी रकम कम पड़ी तो उसने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। विकास अवाक रह गया। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर ने अगला दस्तावेज उठाया। यह बैंक रिकॉर्ड है। यह वही भुगतान है जिनकी वजह से ऑपरेशन समय पर हो सका। सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे। लेकिन डॉक्टर अभी रुके नहीं। ऑपरेशन के दौरान एक और समस्या आई थी। मरीज को एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। हमारे ब्लड बैंक में पर्याप्त यूनिट उपलब्ध नहीं थी। उस समय रात के 2:30 बजे निशा ने अपने पुराने दोस्तों, सहकर्मियों और कई स्वयंसेवी समूह से संपर्क किया। 4 घंटे के भीतर आवश्यक रक्त की व्यवस्था हो गई। कमरे में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। विकास ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन उसने हमें बताया क्यों नहीं? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि वह उस समय आपके भाई की जान बचाने में लगी थी, अपनी तारीफ करवाने में नहीं। अब सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्हें याद आया कि उसी लड़की को उन्होंने सबसे के सामने अपमानित करके अस्पताल से बाहर निकलवा दिया था। तभी डॉक्टर ने एक और बात कही, जिसने सबको झकझोर दिया। जब मरीज को तीसरे दिन एक विशेष इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, तब उसका स्टॉक पूरे शहर में नहीं मिल रहा था। निशा ने अपने पुराने ऑफिस के संपर्कों की मदद से उसे दूसरे शहर से मंगवाया। अगर वह इंजेक्शन समय पर नहीं मिलता तो मरीज की हालत फिर बिगड़ सकती थी। कुछ क्षणों तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। तभी डॉक्टर ने मेज पर एक लिफाफा रखा। यह निशा ने मेरे पास छोड़कर कहा था कि अगर रजत ठीक हो जाए तो यह परिवार को दे दीजिए। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। उसमें लिखा था, मम्मी जी, जब आप यह पत्र पढ़ेंगी तब तक शायद रजत खतरे से बाहर होगा। मुझे इस बात का दुख नहीं कि आपने मुझे अस्पताल से निकलवा दिया। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि रजत सुरक्षित है। पिछले 7 वर्षों में मैंने इस परिवार को अपना परिवार माना है। अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण रजत किसी मानसिक तनाव में रहे, इसलिए मैं कुछ समय के लिए दूर जा रही हूँ। पत्र पढ़ते पढ़ते सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी। जिस लड़की को वे हमेशा स्वार्थी समझती रही, वह जाते जाते भी उनके लिए सम्मान ही छोड़ गई थी। उसी समय रजत को होश आ गया। जब उसे पूरी घटना बताई गई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कमजोर आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछा, निशा कहाँ है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पूरा परिवार सीधे घर नहीं गया। सबसे पहले उन्होंने निशा को ढूंढना शुरू किया। उसके मायके में पूछा गया, पुराने दोस्तों से संपर्क किया गया, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। लगभग 2 सप्ताह बाद विकास को एक सुराग मिला। निशा शहर के दूसरे हिस्से में
एक छोटे से किराए के फ्लैट में रह रही थी और ऑनलाइन काम करके अपना खर्च चला रही थी। जब रजत और सावित्री देवी वहां पहुंचे तो निशा दरवाजा खोलकर उन्हें देखकर चौंक गई। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सावित्री देवी अचानक उसके पैरों में बैठ गई। मुझे माफ कर दो बेटी, वे रोते हुए बोली। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। निशा घबरा गई। उसने तुरंत उन्हें उठाया। रजत की आंखों में भी आंसू थे। मैंने पति होने का फर्ज नहीं निभाया, उसने कहा। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं हमेशा चुप रहा। निशा के लिए यह पल आसान नहीं था। वर्षों का दर्द एक दिन में खत्म नहीं हो सकता था, लेकिन उसने पहली बार महसूस किया कि सामने खड़े लोग सचमुच अपनी गलती समझ चुके हैं। कुछ महीनों बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। रजत ने स्वस्थ होने के बाद सबसे पहले निशा के नाम से एक शिक्षा और स्वास्थ्य सहायता कोर्स शुरू किया, जो सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद करता था। सावित्री देवी हर जगह लोगों को यही बताती कि किसी इंसान का मूल्य उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। और एक दिन परिवार के बीच बैठी निशा को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने मुझे बहू नहीं बेटी दी थी। गलती मेरी थी कि मैं उसे पहचान नहीं पाई। उस दिन घर में पहली बार कोई ताना नहीं था, कोई आरोप नहीं था, कोई कटुता नहीं थी, सिर्फ सम्मान था। और रजत जब भी अपनी पत्नी को देखता, उसे याद आता कि आईसीयू के बाहर रोती हुई वह लड़की सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि वह इंसान थी जिसने बिना किसी शोर के उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तभी उसे समझ आया कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो अच्छे समय में साथ रहे, बल्कि वह है जो सबसे अंधेरी रात में भी आपका हाथ छोड़ने से इनकार कर दे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।